हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह कोर्स होगा उनके लिए जो पावर पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और जो थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन स्लाइड अच्छे से बनानी नहीं आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर है और इस पावर पॉइंट की सहायता से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, जिसमें एनिमेशन लगा सकते हैं, ट्रांजिशन लगा सकते हैं, एंड इमेज इंसर्ट करना है, रिकॉर्डिंग्स इंसर्ट करना है, एंड ट्रांजिशन साउंड लगाने हैं। तो हम सब कुछ वो कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट की सहायता से। तो बिना किसी देरी के अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर पॉइंट इंस्टॉलेशन। तो पावर पॉइंट को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में या तो फिर इनबिल्ट इंस्टॉलेशन आती है विंडो 10 के साथ या फिर विंडो 7 के साथ, और यदि नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाकर आपको लिखना है office.com और माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन इन करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। यदि आपका अकाउंट नहीं है तो एक बार आप क्रिएट कर लीजिए और फिर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स फिल करनी है और यहाँ से साइन इन हो जाना है। यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है और फिर साइन इन, और यहाँ पर यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारा इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर साइड में हमें दिख रहे होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो हमें पावर पॉइंट यूज़ करना है तो हम पावर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ यह पावर पॉइंट पर पहुंचा देगा। अब यहाँ पर हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो भी आ रहा था इसको क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर एक बार पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है तो आप वेरीफाई हो जाएंगे और यहाँ पर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमारी क्रिएट हो जाएगी, वो भी ऑनलाइन। अब ये तो बात थी ऑनलाइन करने की, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके। जैसे कोई ऐप करते हैं इंस्टॉल वैसे ही यह ऑफिस हो जाएगा, या फिर यदि आप ऑनलाइन चलाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी चला सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूं क्योंकि मेरे पास पहले से कंप्यूटर में पावर पॉइंट है। तो यहाँ पर विंडो बटन प्रेस करना है और यहाँ पर सर्च करना है पावर पॉइंट और एंटर हिट कर देना है। तो पावर पॉइंट हमारा खुल जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। तो ये थी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की कह सकते हैं इंस्टॉलेशन या फिर स्टार्टिंग। तो हमने देखा कि पावर पॉइंट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि पावर पॉइंट की लेआउट। सबसे पहले मैं आपको लेआउट बताऊंगा कि कहाँ से क्या होता है, ये चीज क्या है, वो सभी बताऊंगा। कुछ भी सीखने से पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने पावर पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो हमारा पावर पॉइंट खुल जाएगा इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऊपर लिखा गया है ये पावर पॉइंट और ये प्रेजेंटेशन 1। तो हमारी यह क्या फाइल का नाम लिखा गया है। यह जो भी आपकी फाइल का नाम होगा वो यहाँ पर हेडिंग में लिखा जाएगा और यहाँ पर जो भी ये चीज दिख रही है हमें यहाँ से यहाँ तक, ये हमें क्या कहलाता है, ये हमारा रिबन कहलाता है। ये वाला ये रिबन कहलाता है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास ये मेनूज दी जाती हैं यूज करने के लिए। ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये डिफरेंट ये कमांड दी हुई हैं। तो हम इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको बोलते हैं क्या, ये है मेनू और यहाँ पर ये होता है टाइटल, जो हमारी फाइल का नाम होता है वो, और यहाँ पर ये है क्या, रिबन। इस पूरे को क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। और ये जो मेनू दी गई हैं इनके बाद ये जो फाइल मेनू या फिर होम मेनू, इंसर्ट मेनू या फिर इन्हीं को बोलते हैं टैब। तो ये सब कहलाते हैं हमारे रिबन एंड मेनू। और यहाँ पर ये जो नंबर 1 लिख कर आ रहा है ये नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं। यहाँ पर यदि और स्लाइड होती तो यहाँ पर एक स्लाइड यहाँ होती और यहाँ भी, और जितनी भी स्लाइड होती वो लाइन से यहाँ पर होती। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
जो कि हमारी पावर पॉइंट फाइल टैब। तो हम देखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट में फाइल टैब होता है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फाइल टैब है, यहाँ पर यदि हम देखिए क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे। तो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन। तो हमें यह इंफॉर्मेशन देता है हमारी फाइल की, कि हमारी फाइल का साइज कितना है, इसमें कितनी स्लाइड ऐड हैं, या कितनी स्लाइड की हमारी प्रेजेंटेशन है, यह फाइल हिडन है या नहीं, इसका टाइटल भी यहाँ पर है, और इसमें टैग, ये कैटेगरी, यहाँ पर जो डेट है वो कब यह क्रिएट की गई थी, कब यह प्रिंट की गई थी, इसका ऑथर कौन है, ये सभी यहाँ पर ये जानकारी दी जाती है। किससे रिलेटेड? हमारी फाइल से रिलेटेड, हमारी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर फाइल में यह इंफॉर्मेशन में सबसे पहले ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर यदि हमें अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट करना है तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एनक्रिप्ट पासवर्ड लगाना है, या फिर रिस्ट्रिक्शन एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना है, या फिर हमें अपनी प्रेजेंटेशन में सिग्नेचर लगाने हैं तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर यदि हमें अपनी प्रेजेंटेशन में इशू चेक करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपनी प्रेजेंटेशन को मैनेज करना है तो वो सभी इस टैब में हो जाएंगे, इस मेनू में हो जाएंगे। किस वाली? इंफॉर्मेशन वाली। अब यदि हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ टेम्पलेट आ जाएंगे। तो इन टेम्पलेट में से आपको जो भी पसंद हो वो सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप ब्लैंक पर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक आ जाएगी, न्यू प्रेजेंटेशन। तो यहाँ से हम अपनी न्यू प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक ऑप्शन है ओपन का, तो यहाँ पर जो भी आपने रिसेंट में फाइल ओपन की हुई होंगी तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। और यहाँ पर यदि जो वन ड्राइव है, जैसे गूगल का होता है गूगल ड्राइव, उसी प्रकार होता है माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव। यदि आपकी फाइल उस पर अपलोड है तो आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिस पीसी, जो भी आपका पीसी है वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है उसमें जो भी स्लाइड या फिर डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पर हम ओपन कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट में। अब यहाँ पर ऐड प्लेस, यदि आपको जो भी गूगल वन ड्राइव पर फोल्डर है वो ऐड करना है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है ब्राउज का। आप ब्राउज करके जहाँ भी आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रेजेंटेशन है उसको खोलना चाहते हैं तो वह यहाँ से ओपन हो जाएगी। और अब नेक्स्ट ऑप्शन है सेव का। तो सेव से क्या होता है, हमने कोई भी न्यू फाइल क्रिएट की है तो उसको यहाँ पर हम यदि कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे तो सेव हो जाएगी, और यहाँ पर फाइल में जाके सेव करेंगे तो भी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर सेव एस का ऑप्शन, यदि आप इसी फाइल को कोई और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर सारे फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये PPTX, ये जो प्रेजेंटेशन फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है PPT एक्सटेंशन, PPTX एक्सटेंशन। अब यदि हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको PDF फॉर्मेट में सेव करना है तो यहाँ पर PDF पर क्लिक कीजिए तो PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ जो हमारी फाइल है वो सेव एस करके सेव हो जाएगी। अब यदि हम अपनी नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट का। यदि हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पर ये PDF सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट होता है विंडोज 10 के लिए उसमें भी आप ले जा सकते हैं यहाँ से। तो ये था प्रिंट ऑप्शन। अब देखते हैं शेयर। यदि हमें ईमेल पर शेयर करना है, किसी को और शेयर करना है तो वो शेयर हो जाएगा। यदि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देनी है तो वो भी यहाँ से हो जाएगी। प्रेजेंट ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनेबल रिमोट व्यूअर टू डाउनलोड प्रेजेंटेशन, यदि आप जिसको दिखाना चाहते हैं वो डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो यहाँ से यदि आप ये ऑप्शन इनेबल करेंगे तो वो डाउनलोड कर पाएंगे प्रेजेंटेशन यदि आप चाहते हैं तो, वरना वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब प्रेजेंट ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग हो जाएगी। यहाँ पर ये प्रिपेयरिंग ऑनलाइन प्रेजेंटेशन 95%, यहाँ पर ये परसेंटेज चल रही है। 100% हो जाने पर आपको यह एक लिंक आ जाएगी। अब यह लिंक आपको जीमेल पर सेंड करनी है या फिर कॉपी कर लीजिए, जिसको भी आप देना चाहते हैं या फिर जिसके सामने आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपनी। अब यहाँ पर शेयर के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। यदि आप यहाँ से भी PDF फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो हो जाएंगे। XPS फाइल क्रिएट हो जाएगी। आप वीडियो में क्रिएट करना चाहते हैं इस प्रेजेंटेशन को तो वो भी हो जाएगी। अब यदि आप CD है जो होती है उसके लिए यदि
ये पैक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर पैकेज पर CD पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी अपनी फाइल। तो यहाँ पर CD के लिए भी एक पैकेज बन जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आपने फाइल के टाइप को चेंज करना है, यहाँ पर POTX में बदलना है, ODP में बदलना है, PPSX में बदलना है, यदि आपका पुराना वाला प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसके लिए करना है तो यहाँ पर PPTX पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सभी टाइप में चेंज हो जाएगी, जितने भी यहाँ पर ये टाइप दिए गए हैं। यहाँ पर सेव एज अनदर फाइल टाइप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सेव एज पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये और ऑप्शन भी आ जाएंगे। तो इस तरह से यह एक्सपोर्ट ऑप्शन वर्क करता है। अब देखते हैं जो क्लोज क्या करता है, हमारी फाइल को क्लोज कर देता है। अब यहाँ पर एक अकाउंट ऑप्शन है। अकाउंट ऑप्शन में आपका जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मेरा अकाउंट है यहाँ पर ये हीरा सिंह लोधी के नाम से, और यहाँ पर यदि आपको थीम चेंज करनी है तो थीम भी चेंज हो जाएगी, बैकग्राउंड चेंज होगा जाएगा, थीम हो जाएगी चेंज। तो इस अकाउंट ऑप्शन से इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। यदि आपने यहाँ पर खरीद रखा है तो वो लिखा होगा प्रोडक्ट एक्टिवेटेड, यदि नहीं खरीदा होगा तो यहाँ पर लिखा होगा प्लीज एक्टिव ऑफिस। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट की भी चेंज कर सकते हैं यदि आपने न्यू खरीदा है तो। अब इसके बाद यदि आपको यहाँ पर एक डिवाइस जोड़ना है तो वो भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ऐड अ डिवाइस, यह कौन सा डिवाइस है, एक स्टोरेज डिवाइस है। अब इसके बाद हमारे पास और अदर ऑप्शन आते हैं तो यह बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए जो फाइल टैब है उसके लिए यहीं तक रहने देते हैं। अब हम देखते हैं होम टैब कि होम टैब से क्या क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट पर और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो होम टैब है इसके अंदर हम यहाँ पर ये जो पेस्ट ऑप्शन है, कोई भी चीज यदि आपको पेस्ट करनी है तो वो पेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो न्यू स्लाइड है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्लाइड ऐड होती जाएंगी। अब यहाँ पर जो आपको ये कट कॉपी पेस्ट का दिख रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट यदि लिखेंगे, यदि आप इसको सिलेक्ट करके कट करना है, कॉपी करना है तो वो हो जाएगा। अब इसके बाद यदि हमें अपनी स्लाइड के लेआउट को चेंज करना है तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है लेआउट और यहाँ से ये लेआउट यदि हमें चाहिए है तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ये कंपैरिजन वाला हो जाएगा। आप जो भी करना चाहें वो लेआउट यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि इस लेआउट को रीसेट करना है तो रीसेट पर क्लिक कर देंगे तो रीसेट हो जाएगा। यदि हम अपनी स्लाइड में सेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो सेक्शन भी यहाँ से जो सेक्शन वाला ऑप्शन है यहाँ से क्लिक करेंगे तो और सेक्शन ऐड होते जाएंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए इस सेक्शन के अंदर एक स्लाइड है, इस सेक्शन के अंदर 2 स्लाइड है। तो इस तरह से हम और ज़्यादा सेक्शन जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट ऑप्शन है जो फॉन्ट से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम फॉन्ट को इजीली चेंज कर सकते हैं। तो यदि हमने लिखा हेलो तो यहाँ पर इस फॉन्ट की फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, इस स्लाइड की भी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होवर करते ही आपको आ जाएगा पिक अ न्यू फॉन्ट फॉर योर नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट है वो सिलेक्ट किए थे वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। आप पहले भी चेंज कर सकते हैं, तो आप जो कुछ लिखेंगे वो उसी फॉर्मेट में यहाँ पर आता जाएगा। जैसे देखिए हमने ये लिखा तो कुछ देखिए कुछ अच्छा सा यहाँ पर आ जाएगा। इस फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करते ही यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉन्ट इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज इस ऑप्शन से फॉन्ट डिक्रीज हो जाएगा। इसको सिलेक्ट किया, जैसे हमने किया हेलो को सिलेक्ट, हेलो वर्ल्ड को सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम इसके फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब यदि हम इसके कलर को चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हम यदि क्लियर फॉर्मेटिंग पर कर दें तो यहाँ पर यह नॉर्मल टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा जो हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट था। अब यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिख रहा है बी वाला, तो इससे हमारे अक्षर क्या हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, फॉन्ट बोल्ड हो जाते हैं। और यहाँ से जो आई का ऑप्शन है इससे हमारे टेक्स्ट इटैलिक हो जाते हैं और इससे यू से अंडरलाइन और एस से शैडो। तो यहाँ पर यदि हमें शैडो देना है तो ये शैडो अप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर ये अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन और यहाँ पर ये बोल्ड भी, ये तीनों चारों सब हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है स्ट्राइक थ्रू। तो ये क्या करता है, हमारे वर्ड
फ़ॉन्ट को कट कर देता है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है AV। तो AV क्या करता है, यहाँ हमारे जो फ़ॉन्ट हैं उनके बीच में जो स्पेस है उनको मेंटेन करके रखता है। यदि आपको स्पेस कम करना है, ज़्यादा करना है, तो हम वो इससे कर पाएंगे। अब हमारा एक और ऑप्शन आता है यहाँ पर चेंज केस। तो यहाँ पर जो सेंटेंस केस है, जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसके पहले वर्ड को यह बड़ा कर देता है, और जो लोअर केस होता है, यदि लोअर केस हमें अपनी सभी सेंटेंस या फिर वर्ड्स चेंज करने हैं तो वो लोअर केस में चेंज हो जाएंगे, कोई भी अक्षर बड़ा नहीं रहेगा। यदि अपर केस करेंगे सिलेक्ट तो यहाँ पर जो सारे फॉन्ट या फिर वर्ड हैं वो अपर केस में हो जाएंगे। अब यदि हम कैपिटलाइज करेंगे तो हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर है ना वो अपर केस में हो जाएगा। अब यदि हम ये टॉगल केस है तो एक हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, ज़्यादातर हम यूज करते हैं सेंटेंस केस। यदि आप और कोई भी यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पर प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा रहेगा कि हम सेंटेंस केस का ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है यहाँ पर कैपिटल A, यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें फ़ॉन्ट कलर पसंद है वो। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमें ये वाला कलर पसंद है तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा कौन सा कमांड फ़ॉन्ट। अब यहाँ पर यदि हम पैराग्राफ में आए तो हम इसमें क्या पैराग्राफ से रिलेटेड वर्क करते हैं। जैसे यदि हमें अपना पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर करना है तो सेंटर हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, और यहाँ पर सेंटर में भी हो जाएंगे, सेंटर, लेफ्ट, राइट। यहाँ पर यदि हम कोई लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर ये लिस्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये बुलेट पॉइंट बन जाएंगे। जब यदि हम बुलेट पॉइंट जोड़ने होते हैं तो हम इसी पर क्लिक कर देते हैं तो ये अपने आप जुड़ जाते हैं। यहाँ पर हम लिस्ट पर क्लिक करेंगे और लिस्ट का जो लेवल है वो यदि हमें इंक्रीज करना है तो वो भी हम देखिए यहाँ से कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक लाइन का स्पेस है। यदि हम और भी जैसे लिस्ट रखें, जैसे हम लिखा C++ या फिर कोई भी लिखा पाइथन, अब यदि हमें इनके बीच की स्पेस देना है तो वो भी हम दे पाएंगे। यदि हम इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर हर एक के बीच में एक इक्वल स्पेस आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने फ़ॉन्ट के बीच में स्पेस दे सकते हैं, सॉरी लाइन की लिस्ट के बीच में स्पेस दे सकते हैं। यदि आप यहाँ से कॉलम और जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम जुड़ जाएंगे यहाँ पर इस पर क्लिक करने पर। तो ये था पैराग्राफ सेक्शन। अब यदि हमें अपनी फ़ॉन्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो यहाँ पर ये टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यदि हम रोटेट 19 करेंगे तो इस तरह आ जाएगी, यहाँ पर इस तरह आ जाएगी। आप जो भी करना चाहें वो कर सकते। तो इस तरह से ये टेक्स्ट डायरेक्शन वर्क करता है। अब देखते हैं अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट क्या है, हमें यदि टॉप में रखना है तो टॉप में कर देंगे, मिडिल, बॉटम, और यदि और ऑप्शन देखें तो और ज़्यादा ऑप्शन भी यहाँ पर ओपन हो जाएंगे जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अब यदि हम अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ स्मार्ट आर्ट जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे टेम्पलेट खुल जाएंगे, इस तरह से कुछ खुल जाएंगे। आप जो भी चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमारी ये है लिस्ट, तो हमने लिस्ट पर क्लिक किया तो उस लिस्ट से रिलेटेड ये सारे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक खुल जाएंगे। अब यहाँ पर हमें स्मार्ट आर्ट लगानी है, जैसे इसको लगाना चाहते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ऐड हो जाएंगे। अब यदि हमें लिस्ट में चेंज करना है, जैसे हमें इस लिस्ट में क्या हमें लिखना है जावा, तो कुछ इस तरह से हमारी ये स्मार्ट आर्ट बन जाएगी। यहाँ पर टाइटल देना चाहते हैं तो हम टाइटल भी दे देंगे, ये क्या है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस तरह से ये सारी लिस्ट हम स्मार्ट आर्ट में बदल सकते हैं। यदि इस स्मार्ट आर्ट को आप
और भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। मैं इसको कंट्रोल जेड से ज्यों का त्यों कर देता हूँ। तो इस तरह से यह स्मार्ट आर्ट वर्क करता है। आप जो भी अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये ड्राइंग वाली कमांड्स देख लेते हैं कि यह किस तरह से वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी ड्राइंग यहाँ पर ड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं, इनमें से ये इन टूल्स का इस्तेमाल करके, इन ड्राइंग्स का इस्तेमाल करके आप अच्छा से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो बना बनाया मिल जाता है इनमें से, तो यही यूज कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या किया था, रेक्टेंगल सिलेक्ट किया था तो ये रेक्टेंगल आ जाएगा। लाइन भी चाहिए तो यहाँ पर ये लाइन ही आ जाएंगी। यहाँ से आप इनमें से जो भी यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाँ मैं करना चाहता हूँ स्टार, तो यहाँ पर ये सारे आ जाएंगे। अब हमें इसकी क्या करना, अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पर इसको दिखाने के लिए मैं इसको क्या कर देते हैं, इस पर ओवरलैप कर देता हूँ। अब यहाँ पर अरेंजमेंट करनी है, इसको कहाँ करना है, ऊपर करना है स्टार को या फिर नीचे करना है। मैं इसको एक बार नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो देख लीजिए, यदि इसको हमने नीचे कर दिया है तो जो रेक्टेंगल है वो ऊपर आ गया है और ये नीचे पहुंच गया है। इसको एक बार मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका यदि हम यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। जैसे इसका हमने कलर कर दिया ये वाला, तो ये अब सही से दिखेगा। अब यहाँ पर हम अरेंजमेंट पर जाते हैं और यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, को हमें क्या करना है, नीचे कर दिया हमने। इस तरह से कुछ ये ऑप्शन वर्क करते हैं। यदि हमने ये कर दिया तो इस पर जो स्टार है ये दिखने लगेगा। अब यदि स्टार को नीचे करना है तो इसको ऊपर हम कर लेंगे। यहाँ पर गए अरेंजमेंट में सेंड। इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम न्यू स्लाइड पर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका लेआउट चेंज कर देते हैं। लेआउट हमने ब्लैंक रखा और यहाँ पर हमने यहाँ पर गए और यहाँ पर ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया तो ये रेक्टेंगल आ जाएगा। और यहाँ पर एक और सिलेक्ट कर लेते हैं रेक्टेंगल। अब इसका हम स्टाइल चेंज कर देते हैं। जैसे इसका स्टाइल हम रख लेते हैं कुछ ऐसे, अलग अलग रख लेते हैं। अब इसके बाद अरेंजमेंट पर क्लिक करते हैं। यदि हमें इसको क्या करना है, बैकवर्ड पीछे करना है तो यह इस कलर के नीचे हो जाएगा और यह नीला कलर ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से यह अरेंजमेंट वर्क करती है। अब यहाँ से यदि हमें उसके स्टाइल को चेंज करना है तो ये उस रेक्टेंगल के स्टाइल चेंज हो जाएंगे। ब्लैक पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, ग्रीन पर क्लिक करेंगे तो यह ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो शेप होता है इसको यदि किसी और कलर से फिल करना है तो वो भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। देख लीजिए ये सभी शेप से हो जाएगा फिल, जो भी आप चाहें। यदि आपको यहाँ पर आई ड्रॉ पर या फिर फिर मोर कलर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से कलर चूजर आ जाएगा। इससे आप अपने मनपसंद कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू भी दे सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू RGB कलर वैल्यू दे सकते हैं। यदि HSL वैल्यू देना है तो वो भी दे सकते हैं। अब एक और ऑप्शन यहाँ पर आता है आई ड्रॉपर का। आई ड्रॉपर क्या करता है, इस स्लाइड में से कलर को चूज कर लेता है। आप जहां पर भी क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ का मैं व्हाइट चाहता हूँ तो ये व्हाइट सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से आई ड्रॉपर का यूज होता है कलर को चूज करने के लिए। अब हमें इस स्लाइड जो हमारा इस एलिमेंट हमने जोड़ रखा है इस पर यदि हमें ये शेप लगाने हैं, शेप इफेक्ट, तो ये भी लगा सकते हैं। जैसे हमने लगाया क्या ग्लो, और ये सारे इस तरह से हम लगा सकते हैं। ये यहाँ पर ये शैडो लगाना चाहें तो वो शैडो भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। देख लीजिए ये शैडो हो जाएगी, इनर शैडो, आउटर शैडो, पर्सपेक्टिव, आप जो भी यूज करना चाहें वो यहाँ से हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। यदि और ऑप्शन ओपन करना चाहें तो उस पर भी क्लिक कर देंगे तो वो भी ओपन हो जाएंगे। अब यदि हम 3D रोटेट करना है तो ये 3D भी रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर एक पैरेलल रोटेट है और ये पर्सपेक्टिव और ये ऑब्लिक, तो इन तीन में से यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पर और एक और ऑप्शन बचता है फाइंड। यहाँ पर ये फाइंड कुछ इस तरह से वर्क करेगा। इसके लिए मैं एक स्लाइड जोड़ लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने स्लाइड जोड़ी, इसके बाद मुझे फॉन्ट जोड़ना है तो यहाँ पर
फॉन्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ऐड कर लेंगे और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेंगे, जावास्क्रिप्ट जावा कुछ भी लिख लीजिए। और यहाँ पर अब यहाँ पर जो फाइंड है इस पर क्लिक कीजिए। आप इस स्लाइड में जो कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं वो टाइप कर दीजिए। जैसे मैं फाइंड करना चाहता हूँ पाइथन, तो यहाँ पर जहाँ पाइथन होगी वहाँ पर ये हाईलाइट कर देगा। केस वो मैच कराना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर ये बता रहा है कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्मॉल केस में स्नैक केस में लिखा है और वहाँ पर लिखा है टाइटल केस में, तो ये डिफरेंट है, इसीलिए यह नहीं पहचानेगा। तो इस तरह से ये फाइंड ऑप्शन वर्क करता है। यदि ये रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी वर्ड सबसे पहले फाइंड किया, अब ये इस वर्ड को आप किस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं वो लिख दीजिए, तो यहाँ पर वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैं पाइथन को रिप्लेस करना चाहता हूँ स्मॉल टॉक से, तो ये रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पर आपको रिप्लेस पर क्लिक करना है, सबसे पहले फाइंड के बाद रिप्लेस, तो यहाँ पर ये रिप्लेस हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर पाइथन की जगह क्या लिख कर आ रहा है, स्मॉल टॉक लिख कर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑप्शन है, तो यदि सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो पेन है यदि इसको सिलेक्ट करना है तो वो भी हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो हमारा ये होम सेक्शन पूरा होम टैब यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम इंसर्ट टैब देखेंगे हम कि इंसर्ट टैब से क्या क्या होता है, क्या क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यदि हमें इमेज इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, या फिर हमें कोई भी फाइल दूसरी फाइल से कनेक्ट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये सभी हम पढ़ेंगे किसमें, इंसर्ट में। तो आप देखते हैं कहाँ, इंसर्ट वाले टैब में। तो इंसर्ट वाले टैब में सबसे पहला आता है इंसर्ट न्यू स्लाइड, तो यहाँ पर जब भी न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक स्लाइड ऐड होती जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से भी हम स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। एक यहाँ पर भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी स्लाइड ऐड हो जाएगी। यदि आप कोई स्लाइड गलती से डिलीट हो जाती है तो Ctrl Z प्रेस कर दीजिए, वह वापस आ जाएगी। अब इंसर्ट में यदि हमें अपनी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसमें यदि कोई टेबल ऐड करना है तो टेबल भी ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर टेबल पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आप 1x1 की टेबल, 2x2 की, या फिर 3x3 की, या फिर 3x2 की, जो भी आपकी टेबल है वो आप क्रिएट करना चाहते हैं तो हो जाएगी। यहाँ पर 3x3 की मैं 3x5 की टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर ये 3x5 की टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी। अब टेबल क्रिएट होते ही हम आ जाएंगे यहाँ डिजाइन टैब में। तो यहाँ पर जो भी हमारी टेबल है हम उसको डिजाइन किस तरह से करना है, जिस तरह से वो अट्रैक्टिव लगे, तो जैसे भी अच्छी लगे और आपका जैसा मन हो आप ऐसी टेबल क्रिएट कीजिए। यहाँ पर ये टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इस टेबल के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये डिजाइन टैब हम सबसे बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले अभी इंसर्ट में चलते हैं वापस। तो इंसर्ट में हमने देखा कि टेबल को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर वो पिक्चर भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपकी वो इमेज उपलब्ध है। तो यहाँ पर मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो ये काली लिनक्स की इमेज हमारी प्रेजेंटेशन में स्लाइड में यहाँ पर आ जाएगी, एक इमेज आ जाएगी। अब यहाँ पर इमेज से रिलेटेड जो एडिटिंग करनी है वो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अभी देखिए कुछ नहीं खुला है। अब यहाँ पर यदि आप क्लिक बस करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे किससे, इमेज से रिलेटेड। तो इमेज से रिलेटेड ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, अभी हम चलते हैं इंसर्ट पर। तो अभी हमने देखा कि हम किस तरह से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑनलाइन पिक्चर है यदि आप नेट की सहायता से करना चाहते हैं इंसर्ट तो वो भी हो जाएगी। यहाँ पर विंग सर्च में जाकर यहाँ पर हमें सर्च करना होगा जो भी आप इमेज चाहते हैं जिससे भी रिलेटेड। जैसे यहाँ पर बहुत सारी इमेज आ रही हैं, एयरप्लेन, एनिमल, एप्पल, बैकग्राउंड, बैलून, सर्च, वर्ड, बर्थडे केक। जैसे मैं क्लिक करता हूँ डॉग पर, तो यहाँ पर डॉग पर क्लिक करेंगे तो ये डॉग रिलेटेड इमेज यहाँ पर आ जाएंगी और इनको आपको सिलेक्ट करना है और इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये डाउनलोड होकर
कैन नॉट डाउनलोड वन फाइल, सिलेक्टेड 2 फाइल, कंटिन्यू एनीवेज। तो यहाँ पर जो हमने 2 फाइल सिलेक्ट की थी तो उनमें से एक फाइल ही डाउनलोड हुई है, तो हम उसी को यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ऑनलाइन इमेज सर्च करके भी अपनी प्रेजेंटेशन में इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑनलाइन इमेज ऐड कर सकते हैं। यदि आपको कोई स्क्रीनशॉट ऐड करना है तो वो भी यहाँ से स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग चल रही तो उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और यहाँ पर ये फाइल मैनेजर खुला है तो उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यदि आपको खुद से क्लिक करके लाना है तो वो यहाँ से आ जाएगा। जैसे इसको मुझे लाना है तो इस पर आप क्लिक ड्रैग एंड कट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट को अपनी स्लाइड में भी ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐड कैसे हो जाएगा ये भी मैंने बता दिए। आपको पिक्चर कैसे ऐड करनी है ये भी बता दिए। अब यहाँ पर यदि जो एल्बम है, फोटो एल्बम, वो हम यहाँ पर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी इमेज को एक साथ सिलेक्ट कीजिए और आपका एल्बम तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये तीनों इमेज आ चुकी हैं। इसको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना है तो हमारा इमेज एल्बम इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इमेज एल्बम एक अलग से ही स्लाइड बन जाएगी। तो इस तरह से हम अपना एल्बम में भी बना सकते हैं। इसको क्लोज कर दीजिए, डोंट सेव। तो इस तरह से हमारा फोटो एल्बम में बन जाएगा। तो ये थे इमेज रिलेटेड ऑप्शन हमारे। अब देखते हैं हम इल्यूस्ट्रेशन वाले ऑप्शन। सबसे पहले यदि हमें जो भी शेप इंसर्ट कराना है तो ये तो शेप हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो ये अलग से कुछ नहीं, वही वाली शेप है। और यहाँ पर जो स्मार्ट आर्ट है ये भी पहले ही वाली है। यहाँ पर जो होम टैब में थी यहाँ पर ये वाली स्मार्ट आर्ट, उसी प्रकार यहाँ पर इंसर्ट टैब में ये स्मार्ट टैब है। अब यहाँ पर यदि हमें अपनी स्लाइड में चार्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ पर ये चार्ट आ जाएगा। चार्ट पर क्लिक करते ही जिस प्रकार का चार्ट आप अपनी स्लाइड में इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ ये कॉलम ग्राफ, तो यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट किया और मान लीजिए मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो यह थोड़ा टाइम लेगा और इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक टेबल आ जाएगी, इसमें आपको डेटा देना होगा और यहाँ पर ये फिल आउट होते जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी डेटा गिवन है तो उसी प्रकार से ये चार्ट फिल अप है। यदि आप डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो डेटा भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इसकी स्टाइलिंग है वो भी चेंज करनी है। जैसे ये वाला चार्ट मुझे चाहिए, ये वाला, ये तो जो भी अच्छा लगे वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर यदि इस चार्ट का कलर चेंज करने हैं तो वो भी हो जाएंगे। जैसे ये इस पर क्लिक किए तो ये सारे कलर्स चेंज हो गए। तो इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन में चार्ट को ऐड कर सकते हैं। इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। टेबल को भी कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इंसर्ट टैब में हम कहाँ पर पहुँच गए थे, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पर, और चार्ट भी हो गया था। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है स्टोर का, तो स्टोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो एड ऑन्स होते हैं वो खुल जाएंगे। तो आप जो भी चाहें वो एड ऑन्स यहाँ पर जोड़ सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर ये फॉर्म वाले आ जाएंगे, ये वेब व्यूअर, तो जो भी आप चाहें तो वो एड ऑन्स जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर माय एड ऑन्स जो पहले आपने जोड़े होंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। हमने अभी बिल्कुल नहीं जोड़े हैं तो नहीं आए हैं, इसीलिए। एक और ऑप्शन आता है इसके बाद एड ऑन्स के बाद ये लिंक्स का। तो लिंक्स क्या होता है, जो हाइपर लिंक है, जब भी आप इस पर डॉक पर क्लिक करेंगे कोई वेबसाइट यहाँ से खुल जाएगी। आप जो भी वेबसाइट देंगे वो खुल जाएगी, तो वो क्या है, एक हाइपर लिंक है। जो भी आप लिंक देंगे इस पर क्लिक करते ही वो खुल जाएगी। अब यहाँ पर हाइपर लिंक में यहाँ पर यदि कोई इमेज का आपके कंप्यूटर में इमेज है उसका एड्रेस देंगे तो वो इमेज खुल जाएगी। यदि आप वेब एड्रेस देंगे तो वो वेब का एड्रेस खुल जाएगा। यदि यहाँ पर यदि ईमेल एड्रेस देंगे तो इस इमेज पर क्लिक करते ही वो ईमेल पर पहुंच जाएगी। अब यदि उस डॉक पर क्लिक करते ही यदि डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो वो भी हो जाएगा। अब जैसे मैं करना चाहता हूँ ईमेल एड्रेस, हाइपरलिंक के जरिए ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देता हूँ, मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है वो दे देना है और यहाँ पर मैसेज टाइप कर देना, रिसेंटली
सॉरी, अब यहाँ पर हमें क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पर इस डॉक पर क्लिक करते ही हमारे पास ये कुछ इस तरह से ईमेल खुलने लगेगा। तो इस तरह से ये हाइपरलिंक वर्क करती है। इस हाइपरलिंक में यदि हमने कोई और लिंक ऐड की होती तो वो भी ओपन हो जाती। यहाँ पर ये देख लीजिए हाइपरलिंक ये दी गई है। यहाँ पर और तरह की जैसे URL यदि हमें पुट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हमें URL पुट करना है google.com का, तो यहाँ पर हमने google.com लिख दिया और यहाँ पर ओके कर दिया। अब जब भी ये स्लाइड प्रेजेंटेशन शो होगी, जैसे यहाँ पर ये वाली, तो इस पर यदि हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए होवर कर रहा है। होवर करते ही हमारे पास आ रहा है google.com। यदि इस पर आपने क्लिक किया एक बार ही तो यहाँ पर ये सीधे हमें google.com पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो कुछ इस तरह से ये हाइपरलिंक वर्क करती है। तो यदि आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं अपनी स्लाइड में तो कुछ इस तरह से ये ऐड हो जाएगी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक लगाने के लिए इस इमेज पर टैप किया, हाइपरलिंक यहाँ पर यदि फाइल पर लगाना चाहते हैं तो फाइल में, वरना यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करके URL लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये URL पर क्लिक कर दीजिए, URL, और यहाँ पर ये URL देना होगा बस। तो यहाँ पर ये हाइपरलिंक हमारी लग जाएगी। अब यदि जो कमेंट है, कमेंट जोड़ना चाहते हैं तो ये कमेंट पर जाकर कमेंट जोड़ सकते हैं। अब एक और ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स हम अपने हिसाब से साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में गए टेक्स्ट बॉक्स हम देख लीजिए कि ये बन गया और एक यहाँ बना था, ये दोनों बन चुके हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं। इस बॉक्स में हम लिख भी सकते हैं जो भी चाहें। यहाँ पर एक कमेंट है, इस कमेंट में भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब इंसर्ट में ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर। जैसे यदि हमें अपनी स्लाइड पर डेट और टाइम लगानी है तो जो हेडर होता है तो ऊपर ऐड हो जाएगी और फुटर में नीचे ऐड हो जाएगी और वह अपडेट भी होती जाएगी ऑटोमेटिकली। यदि आपको स्लाइड नंबर देना है तो स्लाइड नंबर भी दे दीजिए। डेट और टाइम कहाँ पर ही हेडर में ऐड हो जाएगा। अप्लाई ऑल पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए फुटर में ऐड हो गया है। क्या हो गया, आज की डेट हो चुकी है और यहाँ पर ये राइट में क्या आ रहा है, इस स्लाइड का नंबर। तो हम इस तरह से अपने हेडर और फुटर को चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन की सहायता से। यहाँ पर आप इस पर होवर करेंगे तो यहाँ पर इसका कोई भी ऑप्शन है, यदि उस पर होवर करेंगे तो उसके शॉर्टकट यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे इस न्यू स्लाइड के लिए क्या होता है ऑप्शन, Ctrl+M। तो आप जो भी ऑप्शन होंगे शॉर्टकट वो अपने आप ही आ जाएंगे। यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का कोई नहीं है डायरेक्ट शॉर्टकट, तो वो नहीं आएगा। अब जैसे न्यू स्लाइड का है तो इस पर होवर करते ही आ जाएगा। अब इसके बाद जो स्मार्ट आर्ट था, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, उसी के लगभग समान क्या है, वर्ड आर्ट है। यहाँ पर जो वर्ड है उसके साथ हम आर्ट में बदल सकते हैं उन वर्ड को। जैसे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर वर्ड आर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो न्यू टेक्स्ट देना होगा। तो देख लीजिए ये कुछ वर्ड आर्ट इस तरह से वर्क करता है। हमने वर्ड आर्ट लगाया और इसको हमने हेडिंग बना दी, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो इस तरह से वर्ड आर्ट वर्क करता है। ये इतने ही सारे ऑप्शन हमारे पास दिए जाते हैं वर्ड आर्ट में। अब यहाँ पर जो डेट और टाइम है ये हम लगाना चाहते हैं तो हमने देख लिया है कि किस प्रकार से लगाते हैं उस हेडर फुटर सेक्शन की सहायता से। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज डेट और टाइम और यहाँ पर स्लाइड नंबर ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से ऑप्शन हैं। इस ऑब्जेक्ट में क्या है, हम अपनी न्यू फाइल को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंसर्ट ऑप्शन में, इंसर्ट टैब में जाकर ये जो ऑब्जेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो ये है ना क्रिएट न्यू फाइल, तो हम अपनी जो स्लाइड है इसमें हम एक्सेल फाइल भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो वर्ड फाइल है या फिर वर्ड पैड फाइल है, फोटोशॉप की फाइलें हैं, वो सभी फाइलें हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर और कुछ भी ये बिट इमेज भी जोड़ सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम ये सभी चीजें हम अपनी स्लाइड में जोड़ सकते हैं। यदि आपके पास पहले से कोई फाइल है और वो जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो क्रिएट फ्रॉम फाइल, यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट सेलेक्ट करनी होगी आपको। जैसे इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे तो वो फाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी।
तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ऑप्शन वर्क करता है। अब यहाँ पर जो सिंबल है, सिंबल के अंदर ये इक्वेशन है। इक्वेशन हमें क्या करता है, मैथ की इक्वेशन लिखने में हमारी मदद करता है। जैसे यदि हमें कोई फ्रैक्शन नंबर लिखना है तो हमने फ्रैक्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर जैसे जो फर्स्ट वाला है ऊपर लिखना है 2y, यहाँ पर 4। तो कुछ इस तरह से ये हमारा इक्वेशन ऑप्शन वर्क करता है। यहाँ पर जी ये सभी हमारे पास सिंबल दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी आपको जैसे मैथ्स का कुछ लिखना है तो यहाँ इस ऑप्शन से सब कुछ हो जाएगा। यदि आपको इनकी इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ पर ये अपनी इक्वेशन लिख दीजिए और वह ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेगा। ये देख लीजिए, ये सभी क्या कर लेगा, अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। आप साइन थीटा, कोस थीटा या फिर सूत्र हैं जो गणित के वो सभी लिखना चाहते हैं, उसके नोट्स बनाना चाहते हैं, उसको स्लाइड में ऐड करना चाहते हैं तो वो सभी इस ऑप्शन से हो जाएंगे। किस ऑप्शन से, इस इक्वेशन ऑप्शन से। अब इसके बाद यहाँ पर सिंबल पर क्लिक करेंगे तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे सिंबल आ जाएंगे, इनको भी यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से ये सभी हम कर पाएंगे। अब इस स्लाइड में हम यदि वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो इंसर्ट हो जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग, सॉरी इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट रिकॉर्डिंग इंसर्ट करना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो, तो ये सारे तीनों चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑडियो वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग और यहाँ से इमेज। तो यहाँ पर ये सभी प्रकार की मल्टीमीडिया चीजें हमारी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएंगी या फिर हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन हमने देखे कि इंसर्ट में हम किस तरह से चीज़ों को इंसर्ट करते हैं, ऑनलाइन कहाँ से लाते हैं, या फिर स्मार्ट आर्ट कैसे लगा सकते हैं, हेडर फुटर कैसे चेंज कर सकते हैं, स्लाइड नंबर जोड़ना है या फिर अलग से कोई भी फाइल अटैच करनी है, तो वो सभी ऑप्शन हमने किस में देख लिए हैं, इंसर्ट ऑप्शन में देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टैब देखते हैं कि डिज़ाइन टैब किस तरह से वर्क करता है। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट पर और देखते हैं। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन टैब में गए और यहाँ पर ये सारे डिज़ाइन खुल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्लाइड से रिलेटेड डिज़ाइन होते हैं, ये टेम्पलेट होते हैं, ये थीम होती है जो हमारी स्लाइड में अप्लाई हो जाती है। यहाँ पर आप जो भी थीम अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सभी थीम अप्लाई हो जाएंगी आपकी पावर पॉइंट में। तो यहाँ पर यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगी, इस पर ये अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से कुछ इस तरह से डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगी। यदि आपने ब्लैंक क्रिएट की थी तो आप यहाँ से बाद में चेंज कर सकते हैं। अब इसके वेरिएंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये और ज़्यादा आ जाएंगे। यहाँ पर ये इसके कलर्स भी आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये कलर्स भी चेंज हो जाएंगे। अब यदि आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो ये फ़ॉन्ट की लिस्ट आ जाएगी। जैसे मुझे पसंद है क्या, कॉन्सोलास, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो ये कॉन्सोलास टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर डिज़ाइन टैब। अब डिज़ाइन टैब में हम लोग देखते हैं स्टाइल, जो स्लाइड का साइज होता है आप कस्टम साइज भी रख सकते हैं या तो फिर जो स्टैंडर्ड साइज है 4:3 का, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वाइड स्क्रीन का 16:9 का। यदि आप कस्टम साइज देना चाहते हैं, मान लीजिए आप देना चाहते हैं A4 साइज का, तो यहाँ पर A4 सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये आप जो भी कस्टम साइज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी स्लाइड है उसकी जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट करना चाहे तो पोर्ट्रेट हो जाएगी, लैंडस्केप करना चाहे तो लैंडस्केप हो जाएगी। तो इसको मैं ज्यों का त्यों रहने देता हूँ बस। अब इसके बाद आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो आप यहाँ से अपनी स्लाइड की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ग्रेडियंट फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ही ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे। ग्रेडियंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ही डायरेक्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ही ग्रेडियंट टॉप्स हैं ये सिलेक्ट करना है, ये पोजीशन, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस, ये सभी आपको लेवल में सेट करके जैसा भी अच्छा लगे उस पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। कौन सा ये ग्रेडियंट। यदि आप सॉलिड कलर देना चाहें तो सॉलिड कलर भी दे सकते हैं। जैसे अभी मैं सॉलिड कलर देना चाहता हूँ पिंक। अब यदि अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये भी अप्लाई हो। तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर भी हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पैटर्न फिल करना है, कोई ग्राफिक्स हाइड करने हैं, शो करने हैं, तो ये सभी काम हमारा इस फॉर्मेट बैकग्राउंड से हो जाएगा।
यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट फोरग्राउंड। फोरग्राउंड क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो उन पर फोरग्राउंड कलर अप्लाई होता है, और जो बैकग्राउंड कलर है जैसे यहाँ पर ये लिखा 2/4, तो यहाँ पर यदि जब हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे तो इसके नीचे वाली जो स्लाइड है सफ़ेद वो उस पर अप्लाई होगा कलर। यदि हम फोरग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे तो वो इस टेक्स्ट पर अप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह ऑप्शन वर्क करते हैं। अब जैसे मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूं इसका तो वो हो जाएगा। अब देख लीजिए इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन वर्क करता है। हम लोगों ने देखा कि डिजाइन टैब किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम लोग स्लाइड के साइज को चेंज कर सकते हैं और अपने बैकग्राउंड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यदि आपको फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, या फिर आपके स्लाइड की जो थीम है, टेम्पलेट है वो चेंज करना है, तो वो सभी चेंज किस टैब से हो जाते हैं, डिजाइन टैब से। पावर पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट टैब क्या होता है, एनिमेशन टैब और ट्रांजिशन टैब। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमेशन टैब के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ट्रांजिशन देखते हैं। तो ट्रांजिशन कहाँ लगाया जाता है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये जो अभी चल रहा है ये देख लीजिए, ये जब स्लाइड चेंज होती है जैसे ये चेंज हुई तो ये कौन सा लगाएगा, ट्रांजिशन। अब जो फॉन्ट चेंज होते हैं ऐसे, ये क्या है, एनिमेशन है। ये देख लीजिए ये एनिमेशन है, और यहाँ पर जो स्लाइड चेंज होती है वो ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन कहाँ लगाया जाता है, जब स्लाइड चेंज होती है ट्रांजिशन लगाया जाता है। स्लाइड चेंज होने पर एनिमेशन लगाया जाता है। जो हमारे स्लाइड में कंपोनेंट है, टेक्स्ट है, वीडियो है, या फिर कुछ भी है, उस पर लगाने होते हैं क्या, एनिमेशन। जैसे हम एनिमेशन यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ हमने लिखा टाइटल सम कंटेंट्स। अब हमें क्या करना है, इस टाइटल पर एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन कहाँ लगाया जाता है, सॉरी टाइटल पर नहीं, जो कंपोनेंट्स होते हैं उन पर एनिमेशन लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर इस टाइटल पर मैं एनिमेशन लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर एनिमेशन टैब में गया और मान लीजिए मुझे लगाना है ये रैंडम बार का या फिर फेड का, तो यहाँ पर उस पर वो वाला एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा और वही एनिमेशन मैं यहाँ पर कंटेंट पर लगाना चाहता हूँ। अब स्लाइड के बाद इस पर मैं ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ, कहाँ पर, स्लाइड पर। कौन सा एनिमेशन, हाँ ये वाला, सॉरी ट्रांजिशन। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम F5 प्रेस किए तो यहाँ पर ये हमारी थी पहली स्लाइड, इसलिए ये आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कुछ इस तरह से ये ट्रांजिशन वर्क कर रहा है। ये क्या है, ट्रांजिशन है। अब आपको दिखेगा ये एनिमेशन। तो ये क्या है, जो देखिए ये टाइटल आ रहा है और ये कंटेंट आ रहा है। तो ये क्या है, ये है ट्रांजिशन और ये है एनिमेशन। तो इस तरह से ट्रांजिशन और एनिमेशन हम अपने स्लाइड्स पर लगा सकते हैं। अब जैसे यदि मैं ये वाला ट्रांजिशन लगाऊं, अब फिर से इसको F5 से प्रेजेंट करूं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से एनिमेशन वर्क करेगा। और ये क्या है, ये है हमारा ट्रांजिशन। तो इस तरह से ट्रांजिशन हम अपनी स्लाइड पर अप्लाई करते हैं और एनिमेशन हमारे कंटेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर जो स्लाइड पर है, आपको यदि कोई साउंड इफेक्ट लगाना है तो वो साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे पुश, जैसे ही स्लाइड चेंज होगी तो यहाँ पर वो साउंड यहाँ पर आ जाएगा। अब साउंड लगाने के बाद यहाँ पर आप टाइम भी दे सकते हैं कि कितने टाइम ट्रांजिशन चले ना चले और सभी पर अप्लाई हो। तो यहाँ पर सभी ऑल अप्लाई कर देंगे तो वो सभी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो यदि आप माउस क्लिक करेंगे तो वो वर्क करेगा, तो इस पर टिक कर दीजिए, वरना नहीं टिक करिए। यदि वो ऑटोमेटिकली ही ट्रांजिशन अप्लाई करना है या फिर स्लाइड चेंज करना है तो यहाँ पर ये टाइमिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा अपने आप। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन वर्क करता है। अब देखते हैं हम एनिमेशन। तो हमने एनिमेशन देख लिया है, इसमें थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पर एनिमेशन पर क्लिक कीजिए तो ये सारे इंट्रेंस एनिमेशन, एम्फेसिस एनिमेशन, एग्जिट एनिमेशन। अब जो भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं उन पर क्लिक कीजिए तो एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं ये एनिमेशन लगाना चाहता हूँ तो वो एनिमेशन उस चीज पर लग जाएगा। जैसे मैंने लगाया था इस पर, देख लीजिए ये कुछ इस तरह से एनिमेशन हमारे पास लग गया है। देख लीजिए कुछ इस तरह से। तो आप जो भी चाहें वो लगा सकते हैं। यदि आप स्टडी के लिए या फिर
रिकॉर्डिंग के लिए कोई भी एनिमेशन लगा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप ये यूज़ कीजिए, ये सबसे अच्छा रहता है। किसके लिए? स्टडी के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, ये फेड वाला। तो इस तरह से हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन लगा सकते हैं। अब जो एनिमेशन पेन है, इस ऑप्शन से आप पता कर सकते हैं कहाँ कहाँ कौन सी स्लाइड पर एनिमेशन लगाए गए हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये स्टार का चिन्ह लगा है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि हाँ एनिमेशन लगा है। तो इस तरह से ये हमें दिखा देगा कि एनिमेशन कहाँ कहाँ हमारे पेज पर लगा। यहाँ पर इस पर क्या कर देंगे हम, देख लीजिए, यदि हम इसको प्ले करेंगे तो हमें ये बता देगा कि किस तरह से ये एनिमेशन वर्क करेगा जब हम प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर इसकी ये टाइमिंग भी दी गई है, तो हम टाइमिंग को यदि चेंज करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, 4 सेकंड। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कुछ इस तरह से चल रहा। तो अब यहाँ पर जो एनिमेशन है वो क्लिक पर अप्लाई होना है या फिर विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, आप जो है सभी एनिमेशन अप्लाई करना चाहे वैसा। मैं ज़्यादातर क्लिक पर ही अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पर जो एनिमेशन का टाइमिंग है वो चेंज करना है तो वो भी चेंज हो जाएगा। कितने टाइम बाद एनिमेशन चलेगा बटन प्रेस करने के बाद, तो वो यहाँ से टाइमिंग सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये दिख रहा है रीऑर्डर एनिमेशन। तो यहाँ पर जो मान लीजिए यहाँ पर ये एक एनिमेशन लगाया गया है किस पर, टाइटल पर, और दूसरा लगाया गया है सम कंटेंट्स पर। तो यदि आप एनिमेशन चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, हमारा सबसे पहले टेक्स्ट कौन है, सम कंटेंट्स आए, टाइटल ना आए, तो यहाँ पर मूव अर्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो टाइटल है वो बाद में आएगा, सम कंटेंट पहले आ जाएगा एनिमेशन की सहायता से। यहाँ पर मैं इसी स्लाइड से दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, ये सम कंटेंट्स पहले आ रहा है, टाइटल बाद में आएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका एनिमेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि हम अपने पावर पॉइंट में स्लाइड पर या फिर प्रेजेंटेशन पर किस तरह से एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन को रीऑर्डर करना, उसका टाइम चेंज करना, एनिमेशन चेंज करना, ये सभी हमने सीखा इस एनिमेशन में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पावर पॉइंट में हमारा अगला ऑप्शन है जो स्लाइड शो टैब का। हम देखेंगे कि स्लाइड शो जो टैब होता है उससे हम किस प्रकार से अपनी स्लाइड को शो कर सकते हैं, या फिर जो भी हमें करना है, एनिमेशन थोड़ा और लगाना है और किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो सब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट में स्लाइड से टैब होता है उसमें। तो चलिए चलते हैं अपने पावर पॉइंट पर, और यहाँ पर मैंने एक ये स्लाइड बना रखी है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्लाइड शो के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है बिगिनिंग का। बिगिनिंग में क्या होता है कि आपकी यदि पावर पॉइंट तैयार हो गई है तो F5 प्रेस करने से वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करने से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट की स्लाइड में जो एनिमेशन लगा रखा है उससे यह कुछ भी अभी नहीं आ रहा है, सिर्फ इसका बैकग्राउंड मैंने चेंज किया था। अब यदि मैं एरो बटन प्रेस करूँगा, राइट एरो, तो उससे हमारे टेक्स्ट है ना जो एनिमेशन के साथ आते जाएंगे। जैसे ही मैं देख लीजिए प्रेस करते जाऊंगा वैसे ही यहाँ पर ही आते जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने एनिमेशन लगा रखा है, तो ये इस एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती जाएगी। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसकी सहायता से, इस फ्रॉम बिगिनिंग की सहायता से। अब हम लोग देखते हैं इस दूसरे ऑप्शन को। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, फ्रॉम करंट स्लाइड। यहाँ पर जो भी आपने स्लाइड सेलेक्ट की हुई है और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारी स्लाइड है वहीं से प्रेजेंट होना शुरू कर देगी। यहाँ पर यदि आप F5 प्रेस करते हैं तो शुरू से प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये उसी स्लाइड से शुरू होगी जिस स्लाइड पर हमने क्लिक किया था। जैसे हमने क्लिक किया था इस चौथी स्लाइड पर,
तो यहाँ पर इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो हमारी जो करंट स्लाइड सिलेक्ट थी वहीं से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। अब जैसे मैंने देखी इस स्लाइड पर क्लिक किया था तो ये इसी स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई है। तो इस तरह से फ्रॉम करंट स्लाइड वर्क करती है। अब यहाँ पर ये लिखा गया ना प्रेजेंट ऑनलाइन, तो यानी कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल रिमोट व्यूअर्स टू डाउनलोड द प्रेजेंटेशन। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो रिमोट व्यूअर होंगे, जो देखने वाले होंगे इंटरनेट से, वो आपकी प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर ये दिखाने लगेगा कनेक्टिंग टू सर्विस। सर्विस से कनेक्ट होते ही यहाँ पर ये 100% की प्रोसेस पूरी होगी और यहाँ पर हमें एक लिंक दी जाएगी। सो वो लिंक हमें उनके साथ शेयर करना है जिसे हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो उस लिंक पर क्लिक करेंगे वो सीधे हमारी प्रेजेंटेशन को देख पाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन को हम ऑनलाइन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम यदि कस्टम स्लाइड शो देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कस्टम स्लाइड। अब यहाँ पर न्यू और न्यू पर हमें वो स्लाइड सिलेक्ट करना है जितनी हम स्लाइड प्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पर मैं स्लाइड सिर्फ 4 स्लाइड को ही सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये 4 ही स्लाइड प्रेजेंट होंगी और मेरा प्रेजेंटेशन वहीं तक होगा और एंड हो जाएगा 4 स्लाइड के बाद। तो यहाँ पर मैं शो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन ये स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये सिर्फ 4 स्लाइड ही प्रेजेंट करने देगा और फिर हमारी प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी सिर्फ 4 स्लाइड तक ही, क्योंकि मैंने कस्टम स्लाइड शो में 4 स्लाइड ऐड की थी। यदि आप फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिछले वाला दिखाएगा कस्टम शो 1 और यहाँ पर फिर से क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये फिर से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है सेटअप स्लाइड शो। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर शो टाइप, तो प्रेजेंट वाया स्पीकर फुल स्क्रीन, तो हम क्या करेंगे इसी पर क्लिक रहने देंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर प्रेजेंटेशन वाले होते हैं वो इसी पर क्लिक करके रखते हैं कि ताकि हमारी फुल स्क्रीन सभी को दिखे, ना कि थोड़ी छोटी स्क्रीन या फिर टास्क बार दिखे या फिर कोई अलग से विंडो दिखे। तो यदि अलग से विंडो दिखाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल विंडो पर क्लिक कीजिए तो वो दिखने लगेगी। अब जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ पर टास्क बार भी दिख रही है, यहाँ पर ऊपर जाती है और यहाँ पर एक विंडो नजर आ रही है। तो इस ऑप्शन में ये होता है हमें विंडो साथ में नजर आती है इस प्रेजेंटेशन के समय, तो इस ऑप्शन से ये होता है। और यहाँ पर जो ब्राउज डाटा कियोस्क फुल स्क्रीन पर करेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से हमें प्रेजेंट करने देगा। यहाँ पर देख लीजिए कोई भी एनिमेशन वर्क नहीं कर रहा है इस वाली ऑप्शन पर। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इसी पर क्लिक रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए ये सभी वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन वर्क करते हैं। अब यहाँ पर जो शो ऑप्शन है, इस शो ऑप्शन में यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा गया है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। यदि यहाँ पर जब तक आप एस्केप प्रेस नहीं करेंगे ये तब तक हमारी प्रेजेंटेशन जब पूरी भी हो जाएगी तो हमारी स्लाइड को दोहराता जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यही होगा। यदि नहीं क्लिक करेंगे तो जो लास्ट स्लाइड होगी उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी। और एस्केप की प्रेस करेंगे तो भी हमारे प्रेजेंटेशन इस लास्ट स्लाइड आने से पहले ही एंड हो जाएगी। अब यहाँ पर ये लिखा है शो विदाउट नरेशन। नरेशन क्या होता है? ऑडियो होता है। तो बिना ऑडियो के हमें अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर ये शो करने देगा। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है शो विदाउट एनिमेशन। यदि आप इस स्लाइड में जो एनिमेशन लगाया है उसको अभी बिना एनिमेशन के ही प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर शो विदाउट एनिमेशन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी एनिमेशन नहीं आया है, सिर्फ यह नॉर्मली ही प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर
जैसा आपको अच्छा लगे। ज़्यादातर मैं चाहूँगा कि आप यदि कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर एनिमेशन का यूज़ करें। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिसेबल हार्डवेयर और ग्राफिक एक्सेलरेशन। तो ये सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट होती हैं। आप इनको अपनी जो भी आपको अच्छी लगे वो सेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर स्लाइड हैं, यहाँ पर जो भी आप, जैसे मेरे पास जितनी भी स्लाइड हैं उनमें से जितनी भी आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही प्रेजेंट होंगी। तो इस ऑप्शन से ये चीज़ होती है। और इसके बाद यहाँ पर ये पेन कलर, तो जो डिफ़ॉल्ट पेन कलर होता है वो होता है यहाँ पर रेड, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने येलो कर लिया है। और जो पॉइंटर पेन होता है, लीजर पॉइंटर, उसका कलर रेड ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर एडवांस स्लाइड में यहाँ पर टाइमिंग का उपयोग कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी आप कर सकते हैं। तो दोनों का यूज कर सकते हैं। टाइमिंग सेट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, या तो फिर रिहर्स टाइमिंग और या फिर रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो यहाँ से ये टाइमिंग ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर जो स्लाइड शो मॉनिटर है, यदि आपने अपने कंप्यूटर में एक से अधिक मॉनिटर कनेक्ट कर रखे होंगे तो यहाँ पर आपको अलग से मॉनिटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप जो मेन स्क्रीन है, प्राइमरी स्क्रीन है, उस पर प्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर जो आपने कनेक्ट कर रखी है उस पर प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये स्लाइड शो मॉनिटर वर्क करेगा। इसके बाद ये क्या रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन जब मॉनिटर अलग से कनेक्ट होगा तो उसका रिजोल्यूशन आएगा, तो वो हम सिलेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो यूज प्रेजेंटेशन व्यू है, मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये तभी दिखेगा जब आप अलग से एक मॉनिटर लगा कर रखेंगे, तो इसको अभी हम यूज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है हाइड स्लाइड। जैसे मैं किसी भी एक स्लाइड को या फिर एक से ज़्यादा स्लाइड को हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हाइड स्लाइड का उपयोग करूँगा। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया है, इसको हाइड स्लाइड किया, तो अब यह मेरी प्रेजेंटेशन से हट जाएगी और यहाँ पर जो 10 पर है वो क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि मेरी ये 10वीं स्लाइड यहाँ पर ही हाइड हो चुकी है। यदि आप और कोई भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हाइड स्लाइड, सिलेक्ट हाइड स्लाइड, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, जो भी आप हाइड करेंगे वो हाइड हो जाएंगे। मैं इनको अनहाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी स्लाइड को हाइड नहीं करना है। जैसे इसको भी मैं अनहाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये एक ऑप्शन आता है रिहर्स टाइमिंग का, तो यदि आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं करता हूँ इस पर क्लिक, तो यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग का बटन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग नहीं, एक्चुअली हमारे क्या एक एनिमेशन की तरह वर्क करती है। जैसे आप कुछ भी इस पर ड्राइंग करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो एक हर एक स्लाइड के साथ इसकी टाइमिंग ऐड होती जाएगी। और यह फिर जब आप स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे तो यह ऑटोमेटिकली उतने टाइम के बाद दूसरी स्लाइड आती जाएगी। जैसे मैंने पिछली स्लाइड को टाइम दिया है कितने सेकंड, 28 सेकंड, और इस स्लाइड को जितना भी समय दूंगा यह उसी प्रकार से पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे मैंने टाइम दिया कितना, इसको दे दिया कुछ, ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा सभी को दे दूंगा टाइमिंग, तो यह टाइमिंग ऐड हो जाएगी सभी स्लाइड में। जैसे मैंने इन सभी को तो कम ही दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये रिहर्स टाइमिंग ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर जब स्लाइड शो, अब यहाँ पर व्यू में जाकर स्लाइड शॉर्टनर पर करेंगे क्लिक, तो जो भी हमने टाइमिंग दी थी वहाँ पर यहाँ पर ये शो हो जाएगी। यहाँ पर ये देख लीजिए 28 सेकंड, 8 सेकंड, 8 सेकंड, और यहाँ पर 1 सेकंड, और इसके बाद हमने बहुत जल्दी ही कर दिया था, तो इन पर 0 आया है। तो इस प्रकार से ये एनिमेशन इन सभी स्लाइड पर ऐड हो जाएगा। अब यदि हम इनको प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर ये 28 सेकंड के बाद अपने आप ही नेक्स्ट स्लाइड आती जाएगी। इस पहली स्लाइड पर हमारे पास कितना 28 सेकंड मैंने लगाए थे, तो 28 सेकंड बाद दूसरी स्लाइड आ जाएगी, और जो जिस स्लाइड पर जो भी टाइम लगाया था उस हिसाब से अगली स्लाइड आती जाएगी। तो देखते हैं आती है कि नहीं। यहाँ पर ये देख लीजिए अपने आप ही आ रहा है, जितना भी हम लोगों ने टाइम दिया था उतना ये अपने आप से आती जाएगी। यहाँ पर ये देख लीजिए आ रही है। यहाँ पर ये मैं कुछ भी अभी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, जितना मैंने टाइमिंग दिया था वो अपने आप उतना ले लेगा और प्रेजेंटेशन पूरी कर देगा।
वैसे ये जैसे अपने आप एनिमेशन चल रहा है, जब भी आप एनिमेशन देते हैं तो आपको साथ में बोलते जाना है और ये अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करते जाना है कि मुझे कौन सी स्लाइड पर कितना बोलना है। तो यहाँ पर ये अपने आप ही स्किप होती जाएगी। तो इस तरह से हम रिहर्स टाइमिंग का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो हम यहाँ पर इसको नॉर्मल व्यू में कर देते हैं और यहाँ पर स्लाइड शो और रिकॉर्ड स्लाइड शो, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट what you want to record before you begin recording, slide and animation timing। तो स्लाइड को एनिमेशन टाइमिंग के साथ यहाँ पर रिकॉर्ड करना है और नरेशन इंक एंड लेजर, तो यहाँ पर जो पॉइंटर है उसके साथ जो आप लिखेंगे वो सभी साथ में रिकॉर्ड करना है। तो हम इस रिकॉर्डिंग का उपयोग करेंगे। सिर्फ यहाँ पर हमें स्लाइड की ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करना है तो हम रिहर्स टाइमिंग का यूज करेंगे। यदि आपको यहाँ पर जो ड्राइंग करनी है, यदि स्लाइड पर यदि आप कोई भी एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं तो हमें इस पर ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप हमारे पास एनिमेशन में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर पेन को सिलेक्ट करता हूँ, पेन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कलर चूज करता हूँ। तो इस तरह से ये देख लीजिए, ये पीला कलर है तो कुछ थोड़ा कम ही दिख रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर रेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, इस तरह से ये ड्राइंग कर पा रहा है। अब जैसे ही मैंने ये यहाँ पर ड्राइंग स्टार्ट कर दी है, इसी प्रकार से ये ड्राइंग जो एनिमेशन के साइड में जो ट्रांजिशन टैब है वहाँ पर ऐड हो जाएगी। हर एक स्लाइड में जो जिस स्लाइड में आप ड्राइंग करेंगे उस स्लाइड में ये ड्राइंग ऐड हो जाएगी। तो ये सेम एज वर्क करता है किसकी तरह, रिहर्स टाइमिंग की तरह। तो यहाँ पर ये मैंने इसको एंड कर दिया है। तो अब देखते हैं ट्रांजिशन में जाके, सॉरी यहाँ पर व्यू में जाकर शॉर्टर व्यू, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये इसमें 29 सेकंड और यहाँ पर थर्ड स्लाइड में 15 सेकंड ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर ये ड्राइंग के साथ ऐड हुए हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा और अपने आप ही ड्राइंग स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर ये अपने आप ही चल रही है। सबसे पहले आएगा oops इन पाइथन। अब यहाँ पर जो ड्राइंग देख लीजिए कुछ आ रही है। इसके बाद मैंने क्या किया था, कलर चेंज किया था, तो यहाँ पर ही कलर चेंज हो जाएगा और यह सभी ऑटोमेटिकली ही वर्क कर रहे हैं। इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ये देख लीजिए सिर्फ अपने आप ही सब आता जाएगा। आप जहाँ भी ड्राइंग करेंगे वहाँ ड्राइंग आएगी और जहाँ एनिमेशन लगाया था वो एनिमेशन आ जाएगा अपने आप ही। जैसे कि मैंने यहाँ शायद से ड्राइंग की थी तो यहाँ पर ये ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह से हम ड्राइंग का यूज करते हैं किसके लिए, यहाँ पर रिकॉर्ड स्लाइड शो के। तो हम इस तरह से हम एनिमेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए प्ले विथ नरेशन, तो यहाँ पर होवर करते ही आपको एक यहाँ पर सेंटेंस आ जाएगा, प्ले बैक ऑडियो नरेशन एंड लेजर पॉइंटर जेस्चर ड्यूरिंग योर स्लाइड शो एंड यू कैन रिकॉर्ड नरेशन एंड जेस्चर बाय क्लिकिंग रिकॉर्ड स्लाइड शो। अब यहाँ पर जो टाइमिंग है, जी वाली जो टाइमिंग दी गई है, आप इसके हिसाब से ही प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यूज टाइमिंग पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये सभी टाइमिंग के हिसाब से ही प्रेजेंट होंगी। अब यहाँ पर जो मीडिया कंट्रोल दिया जा रहा है, यहाँ पर एक आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो मीडिया का कंट्रोल है वो नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करेंगे तो हम उस मीडिया को कंट्रोल कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो मॉनिटर्स वाला ऑप्शन है, इस पर यदि हम क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने कोई अलग से मॉनिटर नहीं लगा रखा है। फिर भी मैं आपको ये यूज प्रेजेंटर व्यू दिखा देता हूँ किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर F5 प्रेस किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक पर यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे नीचे जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर शो प्रेजेंटर व्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये जो बड़ी वाली विंडो है ये दिखाई जाएगी किसके लिए, जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये सारी कंट्रोल सिर्फ हमें दिखेंगे। तो इस तरह से हम इस प्रेजेंटर व्यू का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल भी यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए ये मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, तो इसको मैं कट कर देता हूँ
और इसके लिए मैं डोंट सेव करता हूँ, तो यहाँ पर ये एग्जिट हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो टैब होता है इसका यूज कर सकते हैं, किस तरह से और एनिमेशन लगा सकते हैं, किस तरह से और ट्रांजिशन लगा सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी स्लाइड को प्रेजेंट कर सकते हैं और जो अलग से मॉनिटर लगाए हुए हैं उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये सभी सीखा हमने अपने पावर पॉइंट पर स्लाइड शो टैब में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर पॉइंट में रिव्यू टैब के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि रिव्यू टैब से क्या क्या कर सकते हैं, क्या हम कैसे यूज कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ जो सारे ऑप्शन होते हैं वो मैं आपको इस रिव्यू टैब में बताने वाला हूँ। तो चलिए अपने चलते हैं पावर पॉइंट पर और देखते हैं रिव्यू टैब को। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने पावर पॉइंट पर और यहाँ पर मैंने एक स्लाइड बना रखी है जिसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जो होम टैब दिख रहा है यहीं इसके साइड में चले जाते जाइए, तो यहाँ पर लास्ट से दूसरे नंबर पर रिव्यू टैब मिल जाएगा और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है ABC स्पेलिंग चेकिंग का। तो यहाँ पर जैसे ही इस पर होवर करेंगे तो यहाँ पर इसका शॉर्टकट लिख कर आएगा, या फिर आप F7 प्रेस कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर इसको जहाँ भी ग्रामर या फिर स्पेलिंग में मिस्टेक दिखेगी ये वहाँ पर हमें पहुँचा देगा। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड क्लिक करता हूँ और इस पर, तो यहाँ पर मेरी 5वीं स्लाइड में ये मुझे कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कोड लिखा गया है। तो यह किसी भी स्पेलिंग को थोड़ी फॉलो करेगा किसी लैंग्वेज को, इसकी खुद एक अलग लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यह उसकी स्पेलिंग मिस्टेक तो बताएगा ही बताएगा। तो यहाँ पर यदि आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई बनाते हैं तो उसकी स्पेलिंग को करेक्ट मत कीजिए वरना वह एरर देगा। यहाँ पर जो भी आपने अपनी स्लाइड क्रिएट की है उसमें आप इस स्पेलिंग को क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर जो भी मिस्टेक होगी वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा और उस पर हम यहाँ पर क्लिक करके उसको सही भी कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये डेफ लिखा है, इसको यदि चेंज करना चाहूँ तो चेंज पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन है द सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आप एक मान लीजिए कोई भी वर्ड सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट और यहाँ पर द सोर्स पर क्लिक किया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स फिर एंटोनिम्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे इस ऑब्जेक्ट क्या है, एक थिंग, आर्टिकल, आइटम, एंटिटी, बॉडी, पीस, ये सभी क्या हैं, उसके सिनोनिम्स हैं किसके, इस ऑब्जेक्ट वर्ड के। तो इस तरह से हम इस सोर्स का यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही यूजफुल फीचर है पावर पॉइंट का, यह एक डिक्शनरी की तरह वर्क करता है। तो इसको हम यूज में ला सकते हैं। जैसे हमें कोई भी एक वर्ड का सिनोनिम्स चाहिए तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल फीचर हो सकता है। जैसे मैंने इस इंस्टेंस को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर उससे रिलेटेड ये सभी आ जाएंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एल्यूरेशन, ऑकरेंस, तो इंस्टेंस का ये सभी मतलब यहाँ पर आ जाएंगे जो भी आप यूज करना चाहते हैं। अब इसके बाद आता है स्मार्ट लुकअप, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब भी आपने ये प्रेजेंटेशन ऑनलाइन प्रेजेंट की थी तो उसके यहाँ पर रिव्यू आ जाएंगे। यहाँ पर आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए इस पर होवर करते ही हमें कुछ दिखने लगेगा। लर्न मोर अबाउट टेक्स्ट यू सिलेक्ट बाय सीइंग द डेफिनेशन, इमेजेस एंड अदर रिजल्ट्स द वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज। जैसे ही आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा और आप वर्ड पर क्लिक करेंगे, कोई भी वर्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे तो हमें उसका मीनिंग यहाँ पर साइड में दिख जाएगा। यहाँ पर इनसाइड के अंदर ये एक्सप्लोर, इसके अंदर हमें इसके नाउन, वर्ब और इससे रिलेटेड वेब सर्च रिजल्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये स्मार्ट लुकअप वर्क करता है। यदि हमें इसकी डेफिनेशन चाहिए तो हम डेफिनेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डेफिनेशन आ जाएगी। इसकी इंस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, अ सीरियस इंस्टेंस ऑफ करप्शन। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पर स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये इनसाइड ओपन होने लगेगा।
जितना आपका इंटरनेट तेज होगा यह उतनी ही जल्दी वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये उसकी मीनिंग आ रही है, ही वॉज ड्रैगिंग अ लार्ज ऑब्जेक्ट, और ये उसका वर्ब, और यहाँ पर ही उससे रिलेटेड जो भी वेब सर्च रिजल्ट आ रहे हैं ये आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है तो इसकी यहाँ पर ही डेफिनेशन बता देगा। तो इस तरह से यह हम स्मार्ट लुकअप यूज़ कर सकते हैं, जो हमें बहुत ही हेल्प करता है किसी भी चीज़ को करेक्ट लिखने के लिए। तो यहाँ पर ये thesaurus और स्मार्ट लुकअप का हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन ट्रांसलेट का। तो ट्रांसलेट क्या करता है, बेसिकली जो हमने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट उसको ट्रांसलेट कर देगा। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, टू ट्रांसलेट योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विल बी सेंट अदर द इंटरनेट इन अ सिक्योर्ड फॉर्मेट टू माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड पार्टी ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के लिए सेंड किया जा रहा है, कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं। तो मैंने यस कर दिया है, तो यहाँ पर ये उसका ट्रांसलेशन कर देगा। अब जैसे मैंने इसको ट्रांसलेट किया है किसमें, हिंदी में, यहाँ पर ये इंग्लिश में था तो मैंने इसको हिंदी में कर लिया है। आप अपनी मनपसंद की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसलेट वर्क करता है। और ये सभी जो मैंने ऑप्शन बताए हैं, thesaurus, स्मार्ट लुकअप, ट्रांसलेट, तो ये सभी ऑप्शन वर्क करते हैं जब आपका इंटरनेट कनेक्शन, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तभी ये सभी वर्क करते हैं। अब यहाँ पर ये मिनी ट्रांसलेटर पर यदि हम क्लिक करें तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांसलेटर ओपन हो जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ और फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और मिनी ट्रांसलेटर, तो यहाँ पर यस। अब इसके बाद यहाँ पर चूज ट्रांसलेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है वो यहाँ पर लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ट्रांसलेट ऑप्शन वर्क करता है। इसके बाद आप जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज यदि आप हिंदी में अपनी स्लाइड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी यहाँ पर ऐड कर लेंगे और यहाँ पर ऐड पर फिर से क्लिक कर देंगे और उसी लैंग्वेज पर सेलेक्ट करके सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो हमारी वो लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाएगी और जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो हर बार वही लैंग्वेज हमें टाइपिंग के लिए आ जाएगी। तो इस तरह से ये लैंग्वेज ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कमेंट। तो कमेंट क्या करता है, हमारी स्लाइड को थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कमेंट लगा दिए कि यहाँ पर सबसे पहले एक रोड मैप बना लिया कि हमें इस स्लाइड में क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या करना है, कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तो वो सभी हमने क्या लिख लिए इस कमेंट में लिख लेंगे। यदि आप लिखना चाहते हैं तो, बल्कि यह जरूरी नहीं है कि आप हर स्लाइड में कमेंट दें, यह जरूरी भी नहीं है। और यदि आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो वहां पर ये कमेंट नहीं दिखाई देंगे। जिस प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट होते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर पावर पॉइंट में भी ये कमेंट हैं जो जब भी आप प्रेजेंट करते हैं तो वो शो नहीं होते हैं। अब यहाँ पर ये कमेंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट, प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कमेंट के लिए एक पेन होता है ये साइड में, तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर नेविगेशन पेन बोलते हैं इसको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कमेंट पेन ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ये कमेंट ऑप्शन वर्क करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कंपेयर का। तो कंपेयर करने के लिए यह क्या करता है, हमारी दो फाइलों को कंपेयर करता है। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट फाइल है और यहाँ पर मैं यदि एक और दूसरी फाइल को सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर एक स्लाइड तो मेरे पास ओपन है और मैं दूसरी भी स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी स्लाइड को यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे ही आप देखिए करते जाएंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट होते जाएंगे। यदि एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो वो सभी यहाँ पर मैं कर पा रहा हूँ अपनी फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड के साथ। अब यहाँ पर मुझे यदि एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो मैं वो भी सब यहाँ पर कर सकूँगा। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ सभी को। अब यहाँ पर एंड रिव्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये सभी हट जाएंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आता है कंपेयर का, तो मैंने ये कंपेयर कर लिया है। अब यहाँ पर
एक और ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट इंकिंग, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्राइंग से रिलेटेड सभी ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी स्लाइड में ड्राइंग कर पाएंगे इस ऑप्शन की सहायता से। यहाँ पर जैसे ही आप देख लीजिए इस पेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी। देख लीजिए ये ड्राइंग हो रही है। इसके लिए यदि आपको कोई एजुकेशनल वीडियो बनाना है तो आपको क्या करना होगा, एक पेन टैब खरीदना होगा जिसकी सहायता से हम इस पर अच्छे से लिख पाएंगे। तो इस तरह से ये ड्राइंग वाला सेक्शन वर्क करता है। और यहाँ पर ये पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने हाईलाइटर सेलेक्ट किया है तो मैं इसका यूज भी कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने ये हाईलाइट कर दिया। अब इसके बाद जो लेज़र है इससे मैं सभी को जो चेंजेस किए हैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। और ये लेसो सेलेक्ट है, कोई भी आइटम इसको सेलेक्ट किया तो उस ड्राइंग को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट वाले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं। जैसे कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, हेडिंग सेलेक्ट करना है, तो ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर और ऑप्शन है, यहाँ पर एक पेनों के कलर चेंज करने के लिए, और ये हाइलाइटर के कलर चेंज हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से ये कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने के बाद यहाँ पर आपको यदि अपने पेन की जो थिकनेस है वो बढ़ानी है तो यहाँ पर थिकनेस वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर वो थिकनेस बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं थिकनेस करना चाहता हूँ 3pt, तो यहाँ पर जो पहले की अपेक्षा बाद में ड्राइंग की है वो देख लीजिए और पहले की देख लीजिए। पहले की अपेक्षा बाद वाली थोड़ी और मोटी आएगी क्योंकि मैंने पेन की थिकनेस को बढ़ा दिया है। और यहाँ पर इस कन्वर्ट शेप पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी शेप यहाँ पर बनाएंगे वो यदि कोई शेप में बनने लायक होगा तो वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये मैंने देख लीजिए किस तरह से गड़बड़ बनाया था, तो इस तरह से अच्छा बन जाएगा शेप। जैसे मैं यहाँ पर एक फिर से बनाता हूँ, देखिए कैसे ये बन जाता है अपने आप। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस तरह से ये कन्वर्ट टू शेप ऑप्शन वर्क करेगा। अब यहाँ पर स्टॉप कर देंगे तो यहाँ पर ये सभी स्टॉप हो जाएंगे ड्राइंग टूल। तो इस तरह से हम अपने रिव्यू की मदद से ये सभी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लिंक्ड नोट्स। यहाँ पर जो भी हमारे पास विंडोज का वन नोट है हम उसकी नोट्स यहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं देखता हूँ कौन सा, यहाँ पर ये ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको देना है स्लाइड का टाइटल या फिर जो भी आप नोट्स बनाए हुए थे वो। तो यहाँ पर हमने वो दिए और यहाँ पर हमें जो भी कुछ नोट करना है तो हम यहाँ पर नोट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे तो वो एक लिंक के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए होवर करेंगे तो इस स्लाइड में हमें ये दिखने लगेगा। तो इस तरह से ये लिंक्ड नोट्स वन नोट वर्क करता है। अब यहाँ पर यदि आपको लिंक को डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पर डिलीट ऑल लिंक ऑन दिस पेज, तो इस पेज पर जितनी भी लिंक हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर ही बाहर आ जाता हूँ। तो हमने देखा कि रिव्यू टैब किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम अपनी स्लाइड पर ड्राइंग कर सकते हैं, नोट्स लगा सकते हैं, कमेंट्स लगा सकते हैं, या फिर हमें जो भी वर्ड है उसका मीनिंग चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टैब है व्यू टैब। तो देखिए हम व्यू टैब में क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी स्लाइड को देख सकते हैं या फिर एक साथ कितनी स्लाइड को देखना है, किस तरह से कौन से व्यू में हमें पसंद आती हैं वो सभी हम देखते हैं। किसमें, माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट में व्यू टैब है उससे। तो यहाँ पर एक स्लाइड मैंने बना रखी है तो इसी पर देख लेते हैं। यहाँ पर होम से जाएंगे डायरेक्ट लास्ट में व्यू पर, तो इस तरह से व्यू में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो हम वर्क करते हैं ज्यादातर वर्क करते हैं हम अपने नॉर्मल व्यू में। यदि आपको ये व्यू अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर आउटलाइन व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी स्लाइड आ जाएंगी और यहाँ पर इस साइड में आपकी प्रेजेंट स्लाइड एक खुल जाएगी, ये सभी स्लाइड आ जाएंगी और यहाँ पर ये
एक स्लाइड आ जाएगी पूरी की पूरी। तो यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से होल्ड एंड ड्रैग करके। अब यहाँ पर जो स्लाइड सॉर्टर है इस पर क्लिक करेंगे तो हमें शॉर्ट में यह सारी की सारी स्लाइड दिखा देगा। अब यहाँ पर जो पेज नोट्स पर है इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर हर एक स्लाइड पर यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने के लिए आ जाएगा। यदि आप और यहाँ पर नोट्स जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर नोट्स पेज पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर हम नोट्स ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर और नेक्स्ट ऑप्शन है एक रीडिंग व्यू का। यदि आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है और इसको बाद में नोट्स की तरह यूज करना चाहते हैं और उसको आप रीड करना चाहते हैं तो हम रीडिंग व्यू का उपयोग करेंगे तो हमारे लिए यह पढ़ने में आरामदायक होगी। किससे? रीडिंग व्यू की सहायता से। अब यहाँ पर जो मास्टर स्लाइड है यहाँ पर जो ये कमांड्स किसके अंतर्गत आती हैं? मास्टर व्यूज के अंतर्गत आती हैं। मास्टर स्लाइड मास्टर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सारी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर ये टेम्पलेट बनकर तैयार हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर अपनी स्लाइड का टाइटल देना है और यहाँ पर उसका कंटेंट देते जाना है और बहुत कुछ। यहाँ से कुछ देख लीजिए, यहाँ पर एक कंपैरिजन वाली लेआउट है और ये भी कंपैरिजन वाली लेआउट है। यहाँ पर बहुत सारे लेआउट हैं। जो लेआउट आप यूज नहीं करना चाहते हैं या फिर इन लेआउट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट लेआउट पर क्लिक कीजिए तो और सारे लेआउट इंसर्ट हो जाएंगे। यदि आपको लेआउट को चेंज करना है तो कोई जिस स्लाइड का लेआउट आपको चेंज करना है उस पर लेआउट इंसर्ट हो जाएंगे। यदि आपको लेआउट को चेंज करना है तो कोई जिस स्लाइड का लेआउट आपको चेंज करना है उस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर मास्टर लेआउट पर क्लिक कीजिए। तो आप जैसे मुझे चाहिए सिर्फ टाइटल वाला तो यहाँ पर ओके कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ ये टाइटल बचेगा सिर्फ। तो इस तरह से ये मास्टर स्लाइड वर्क करता है। अब यहाँ पर जो प्लेस होल्डर है इसको देखते हैं। जैसे कोई भी मैंने एक ब्लैंक स्लाइड क्रिएट मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर इस फुटर को। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, एक प्लेस होल्डर इंसर्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैं अपनी स्लाइड में एक चार्ट लगाना चाहता हूँ, चार्ट पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर एक स्लाइड में देख लीजिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये क्या है? एक प्लेस होल्डर है। इस प्लेस होल्डर में क्या हमें दिख रहा है? एक टेबल दिख रही है, चार्ट दिख रहा है, स्मार्ट आर्ट दिख रहा है, ऑनलाइन वीडियो दिख रहा है। तो ये सभी हम किससे इंसर्ट करते हैं? इस इंसर्ट प्लेस होल्डर की सहायता से करते हैं। तो हम इस तरह से इस इंसर्ट प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। और यहाँ पर आपको जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं टाइटल का, तो यदि आपको टाइटल चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं वरना इसको अनटिक कर दीजिए तो यहाँ पर ये गायब हो जाएगा। इसी तरह फुटर भी करता है। यदि फुटर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो नीचे डेट लिखी गई है वो यहाँ पर चली जाएगी और यहाँ पर टाइटल भी चला जाएगा यदि आप दोनों को हटा देते हैं तो इस तरह से यह मास्टर स्लाइड वर्क करता है। अब यदि हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है तो वो भी हम यहाँ से कर पाएंगे। अब स्लाइड मास्टर के बाद आता है हैंड आउट मास्टर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें यह कुछ इस तरह से सब कुछ बना के दे देगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना जो हेडर होता है वो टाइटल यहाँ पर दे देना है और यहाँ पर ये डेट तो अपने आप लग चुकी है। और यहाँ पर यदि नीचे कुछ लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर लिखना है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर यदि डेट देना है, डेट तो ऊपर दे दी है, हम यहाँ पर यदि पेज नंबर देना चाहते हैं तो वो हम पेज नंबर दे देंगे। किसकी सहायता से? हैंड आउट यहाँ पर हम व्यू में जाकर जो हैंड आउट मास्टर है इस पर क्लिक करके ये सभी हम दे पाएंगे। अब यहाँ पर जो स्लाइड का साइज है वो चेंज करना है या फिर इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना है। मान लीजिए मुझे लैंडस्केप में करना है तो वो लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप हो जाएगी। और यहाँ पर स्लाइड का साइज है तो मैं साइज भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे जो यहाँ पर आ रहे हैं ये नहीं चाहिए तो यहाँ पर मैं कस्टम स्लाइड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सारे आ जाएंगे। यहाँ पर वाइड स्क्रीन पर ना क्लिक करके मान लीजिए मुझे A4 का चाहिए तो मैं A4 पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। इन दोनों में से जो
आपको प्रेफर लगे, जो आप पसंद करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर उस तरह का ये एक क्रिएट होकर आ जाएगा, A4 साइज का पेज क्रिएट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ कौन सा, ये जो वाइड स्क्रीन वाला है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं प्लेस होल्डर के। यहाँ पर यदि हेडर है तो ये हेडर आ जाएगा, चला जाएगा। इसी तरह ये डेट आ जाएगी, चली जाएगी। यदि आप इनको अनटिक कर देते हैं तो इस तरह से प्लेस होल्डर यहाँ पर वर्क करेंगे। और यहाँ पर जो थीम है वो यहाँ पर हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि ये चेंज होती तो यहाँ पर ये कलरफुल हो जाते हैं। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और आ जाता हूँ अपने व्यू टैब में। तो हमने देखा कि हैंड आउट का हम किस तरह से यूज करते हैं। अब देखते हैं नोट्स मास्टर का यूज। तो यहाँ पर मैंने नोट्स मास्टर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे ऑप्शन को यूज कर पा रहा हूँ। जैसे नोट्स मास्टर में जैसे मुझे कोई भी नोट्स बनाने हैं तो मैं नोट्स बना पाऊंगा। जैसे ये वाली स्लाइड है, मैंने एक बार बना ली है। अब मैं इसको थोड़ा लेआउट सही करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये नोट्स मास्टर से हो जाएगी। यहाँ पर जो पेज नंबर होता है, ये सारे जो होते हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो हर स्लाइड पर हम डेट है वो हर स्लाइड पर थोड़ी देंगे, वो ऑटोमेटिकली ही हर स्लाइड पर आ जाएगी। और यहाँ पर जो पेज नंबर है वो भी अपने आप आता जाएगा हर स्लाइड पर, तो हमें वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर ये नोट्स मास्टर हमें दिया गया है। अब यहाँ पर जो पेज का ओरिएंटेशन है ये हम चेंज करना चाहते हैं, किसमें, पोर्ट्रेट में। तो ये पोर्ट्रेट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो थीम है तो थीम को हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। यदि आप यहाँ पर जो इफेक्ट है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई जरूर हो जाएंगे यहाँ से। यदि आप फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो जाएगी। ये देख लीजिए यहाँ पर जैसे मैं इस ब्लॉक की फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट की। तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये फॉन्ट फैमिली चेंज हो रही है। जैसे इसकी मैंने चेंज कर दी तो ये देख लीजिए थोड़े से टेक्स्ट चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये कलर टेम्पलेट है, यहाँ पर आप जो भी इसको यूज करना चाहते हैं, जौन सा भी कोई भी यूज कर सकते हैं, ये सारे के सारे फ्री हैं। अब इसके बाद जो बैकग्राउंड स्टाइल है इसको चेंज करना है तो यहाँ पर ये स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये स्लाइड का यदि फोरग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे कलर आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसको ज्यों का त्यों कर देता हूँ तो यहाँ पर ये कलर जैसे पहले थे वैसे आ जाएंगे। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज मास्टर स्लाइड। अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन है क्या, नोट्स मास्टर का। सॉरी, नोट्स मास्टर हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है। इस नोट्स मास्टर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और देखता हूँ इस नए ऑप्शन को। यहाँ पर एक शो में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक यहाँ पर रूलर का, यदि रूलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी। यहाँ पर ये रूलर दिखने लगेगा, एक वर्टिकल रूलर और एक हॉरिजॉन्टल रूलर। तो मैं यहाँ पर इस रूलर का यूज करता हूँ। और यहाँ पर यदि ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रो और कॉलम में ग्रिड लाइन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ज़्यादातर इसका यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ये जो गाइडलाइन है तो यहाँ पर ये गाइडलाइन आ जाएंगे। यहाँ पर ये 4 गाइडलाइन आ जाएंगे। इसको आप ऊपर नीचे भी कर पाएंगे। जैसे मैं इसको ऊपर करना चाहता हूँ तो ऊपर भी मैं कर पाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये ग्रिड लाइन लगाई और यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इस आउटपुट को इस लाइन पर लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्रिड लाइन लगाकर उस लाइन की, यदि मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि मुझे इस लाइन से सिर्फ सभी को इस लाइन के यहाँ पर रखना है, तो मैं एक ग्रिड लाइन लगा दूंगा और वहीं पर ये सभी जगह जमा दूंगा। यहाँ पर ग्रिड लाइन के बिना भी ये काम हो जाएगा। ग्रिड लाइन में ये सही रहता है कि यहाँ पर जो पहला था उसी के बराबर में मुझे यह करना है तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से गाइडलाइन का हम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो नोट्स पेन होता है इस पर क्लिक करके, तो यहाँ पर ये देख लीजिए यह थोड़ा सा चेंजेस कर देगा और ये हमारे प्रेजेंटेशन है उसका थोड़ा नोट्स व्यू हमें दिखा देगा। अब यहाँ पर जूम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ
पर ये जूम के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर मैं जूम 100% करता हूँ तो यहाँ पर ये जूम 100% हो जाएगा। अब यहाँ पर जूम मुझे जैसे यदि कम करना है, ज़्यादा करना है, तो जैसे 33% करना है तो ये 33% जूम हो जाएगा। यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस व्हील का यूज करके जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये ज़्यादा जूम इन हो गया है, इसको यदि फिट करना है तो यहाँ पर ये फिट टू विंडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो और ऑप्शन है यहाँ पर कलर या फिर ग्रे स्केल का, तो यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे तो ये सभी कलरफुल रहेंगे, लेकिन यदि ग्रे पे स्केल पर मैंने क्लिक कर दिए तो यहाँ पर ये सारे के सारे कलर, यहाँ पर ये सारे के सारे कलर हमारे चले जाएंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा सही से। यहाँ पर जो ये ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा और इसको मैं यदि पूरा ब्लैक एंड वाइट में चेंज करना चाहता हूँ या फिर पूरा ब्लैक में चेंज करना चाहता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। ये सारे के सारे ऑप्शन हमें जो दिख रहे हैं देख लीजिए। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक या फिर ग्रे स्केल, यहाँ पर लाइट ग्रे स्केल, इमर्ज ग्रे स्केल, ग्रे विथ वाइट फिल, तो यहाँ पर ये जो भी आपको अच्छा लगे इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने किया बैक टू क्लिक तो यहाँ पर मैं वापस आ जाऊंगा। अब यदि मैं ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करता हूँ तो वो मेरी जो स्लाइड है वो सारी की सारी ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्रे स्केल में क्या होता है कि उसमें कलर थोड़ा ग्रे रहता है, लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो मेरी स्लाइड है ना वो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज हो जाएगी। अब जैसे मैं एक स्लाइड पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन कोई भी यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। अब जैसे इस पर ऑब्जेक्ट पर मैंने क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जैसे अभी क्या है, अभी जो टेक्स्ट है यहाँ पर वो है और जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है। अब जैसे ही ग्रे स्केल पर क्लिक करेंगे दूसरे वाले ऑप्शन पर तो जो टेक्स्ट होंगे वो व्हाइट हो जाएंगे, बैकग्राउंड हो जाएगा हमारा ब्लैक। तो इन दोनों में से जो भी आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर अभी ये अच्छा लग रहा है तो ये ठीक है। अब यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे जो भी अच्छा लगे, या फिर इस पर या फिर इस पर, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ज़्यादातर कोई इसका यूज नहीं करता है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट प्रेजेंटेशन यार कौन देगा। तो यहाँ पर व्यू पर ये हमने तीनों ऑप्शन देख लिए हैं कि किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। अब यहाँ पर हम और ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ये न्यू विंडो पर यदि हमने क्लिक किया तो जो माइक्रोसॉफ्ट है ना वो अभी एक विंडो खुली थी, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दूसरी विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर ये देख लीजिए ये 3 विंडो खुल चुकी हैं, एक ही पावर पॉइंट की 3 विंडो। तो यहाँ पर ये विंडो पर क्लिक करने से न्यू विंडो खुल जाती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। और यहाँ पर यदि इनको अरेंज करना है तो ये अरेंज पर क्लिक करने से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कास्केड है इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो कास्केड स्टाइल में हमें दिखने लगेंगी। अब यहाँ पर मैं मूव स्प्लिट करता हूँ। जैसे ही आप इस पर होवर करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, मूव द स्प्लिटर विच सेपरेट द डिफरेंट फैन of the view, click move split and use the arrow key, splitter press enter, go back your document। तो यहाँ पर मैं उस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये अपने आप ही मेरा कर्सर मूव हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया मूव स्प्लिट तो मेरा कर्सर यहाँ से सीधा टॉप में आ जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए। अब मैं इसको ऊपर नीचे एरो की से इसको क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से हम अपनी जो स्लाइड है उसको स्प्लिट में यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए ये एरो की से ये सभी कंट्रोल हो रहे हैं। तो इस तरह से ये मूव स्प्लिट वर्क करता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया न्यू विंडो तो यहाँ पर ये जो एक ही पावर पॉइंट की 2 विंडो खुल चुकी हैं। इस 2 विंडो में से अब मैं जिस भी विंडो में स्विच करूं तो मैं यहाँ से आसानी से हो जाऊंगा। तो इस तरह से मैं बहुत सारी विंडो क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ये कास्केड स्टाइल में सारी विंडो आ जाएंगी। यहाँ पर और विंडो ओपन की तो यहाँ पर ये 3 विंडो कास्केड स्टाइल में मुझे शो होने लगेंगी। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सिर्फ एक बचा कर रखता हूँ।